गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं संदीप सांड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। कल अपनी क्लास कंडीशन की जो लास्ट क्लास होनी थी वो 4 क्वेश्चन के बाद है ना थोड़ी हो गई थी और क्लास को वापस दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 4 तक क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए थे है ना, वो शायद 10, 15, 12 जो भी है 20 मिनट की वीडियो देख लेना। और ये आज आपकी कंडीशनल की लास्ट क्लास होगी बेटा, फाइनल क्लास है ना। क्वेश्चन अपने रहते 30-32 क्वेश्चन बाकी, उन क्वेश्चन को अपने को पढ़ना है। 3 टाइप आपने पढ़ी थी, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप थर्ड की कंडीशन। चलिए 5वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इफ सी डज नॉट गो टू द मीटिंग, यदि वो मीटिंग में नहीं जाती है, आई वॉन्ट गो, मैं भी नहीं जाऊंगा। बेटा फर्स्ट टाइप की कंडीशन है। कौन से टाइप की है? फर्स्ट टाइप की। इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, इफ सब्जेक्ट वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म, जरूरत पड़े तो क्या लगा दो, एस या ई एस है ना। कॉमा लगा के मैंने लिखा सब्जेक्ट विल शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेटा अगर नेगेटिव बनाना होगा तो नेगेटिव क्या बनेगा? इसका नेगेटिव यही बन जाएगा ना, इफ सब्जेक्ट। नेगेटिव बनेगा तो या तो डू का इस्तेमाल कर लो या फिर किसका इस्तेमाल कर लो, डज का। ठीक है, आगे नॉट और आगे क्या आ जाएगा, V1। ठीक है, और इसका अगर नेगेटिव लिखोगे विल शेल, विल के साथ नॉट लगाओगे तो ये क्या बन सकता है, ये वॉन्ट बन सकता है। क्या बन सकता है? वॉन्ट। अब कंपेयर करके देखो, इफ सी डज नॉट गो टू द मीटिंग, अगर वो मीटिंग नहीं जाती है, आई विल नॉट गो, या फिर बोले तो आई वॉन्ट गो, मैं भी नहीं जाऊंगा। बेटा फॉर्मूले से सही कंपेयर हो रहा है, सही कंपेयर हो रहा है मेरे भाई, कोई गलती नहीं है। ये टाइप फर्स्ट का क्या है क्वेश्चन है, यहाँ पे विल नॉट गो को क्या लिख दिया, वॉन्ट को लिख दिया। क्या लिख दिया? वॉन्ट को। तो इसकी ये था इसका कंडीशनल क्लोज और ये वाला था इसका रिजल्ट क्लोज। फॉर्मूले से कॉपी हो रहा है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द बेबी हैड स्लेप्ट बेटर लास्ट नाइट, आई वुड नॉट हैव सो टायर्ड। अगर बेबी पिछली रात अच्छे से सो जाता तो मैं इतना थका हुआ न होता, है ना। देखो एक काम करो, एक बार बोलना इसी का, रूम नंबर 2 है अपना, ठीक है, कह दो इसी चलो दो इसकी। इसको एक फॉर्मूले से कॉपी किया मैंने, इफ सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे इसका रिजल्ट क्लोज लिख दिया, सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंपेयर करके देखो, इफ की जगह इफ, ठीक है जी, बेबी हो गया सब्जेक्ट, हैड और V3, ठीक है, लास्ट नाइट, आई सब्जेक्ट, फिर आ गया वुड, नॉट हैव, वुड के बाद नॉट भी आ गया, हैव भी आ गया। ठीक है बेटा, आगे कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। कई बार बच्चे सोचेंगे सर टायर्ड तो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा टायर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव बना हुआ है। टायर्ड क्या बना हुआ है यहाँ पे? एडजेक्टिव। तो मैं इतना थका हुआ न होता, होता बोले तो होना, होना बोले तो बी। बेटा बी वॉज बीन, ये पढ़ाया है मैंने, बी वॉज बीन। ठीक है बेटा, ये बी है V1, वॉज है V2 और बीन है बेटा आपकी V3। यहाँ पे टायर्ड एक एडजेक्टिव है बेटा, टायर्ड क्या एक एडजेक्टिव है। तो ये कहता है अगर बेबी पिछली रात अच्छे से सो जाता तो मैं इतना थका हुआ न होता। तो बेटा आई वुड नॉट हैव बीन सो टायर्ड। बेटा सो से पहले मुझे एक वर्ड लिखना पड़ेगा बीन, और यही बीन तो बनेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ टायर्ड एक एडजेक्टिव है बेटा, सो उसके लिए एक एडवर्ब है, तो मुझे बीन अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। मैं इतना थका हुआ न होता, होता बोले तो होना, और बी होता होना, उसकी थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? बीन आ जाएगी बेटा। क्या आ जाएगी? बीन। ठीक है, तो इफ द बेबी हैड स्लेप्ट बेटर लास्ट नाइट, आई वुड नॉट हैव बीन सो टायर्ड। ये कौन सी कंडीशन का सवाल था? टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन था बेटा। 7th, if Lucy had enough time, she would have traveled more. शाबाश, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर लूसी के पास ज्यादा वक्त होता तो लूसी और ज्यादा ट्रैवल कर लेती। ध्यान से समझना बेटा, इसमें एक फंडा ये है कि सर आगे तो सब्जेक्ट ये रहा, फिर वुड, फिर हैव, और फिर क्या लगा रखा है? V3 लगा रखा है। अगर इसके रिजल्ट क्लोज को देखें तो उसमें सब्जेक्ट वुड हैव V3 लगा रखा है। इसके हिसाब से देखा जाए तो इससे पहले वाला कंडीशनल क्लोज इस सेंटेंस के लिए ये बनेगा इफ सब्जेक्ट हैड V3। क्या बनेगा? इफ सब्जेक्ट हैड V3। इसने एक हेड तो लगा रखा है, ये हेड हेल्पिंग वर्ब है, तो दूसरे वाला हेड के अपनी तरफ से लगा के इसे सही करेंगे। या फिर इसका एक और जरिया भी है बेटा, पहले आओ पहले पाओ। इस रिजल्ट क्लोज को देख के कंडीशनल क्लोज ठीक नहीं करना। अगर हाँ फिर भी बात नहीं बन रही, फिर आप इसकी तरफ आ सकते हैं, वरना लेफ्ट टू राइट एरर मार्क होती है। लेफ्ट टू राइट देखते हुए चलेंगे, अगर सही है तो सही है मेरे भाई। इफ लूसी हैड, ये अकेला हैड पड़ा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर लूसी के पास ज्यादा वक्त होता तो अगर ये सेकंड फॉर्म है तो बेटा सेकंड फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा के देखो, इफ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट वुड या कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के देखो भाई। इफ लूसी हैड इनफ टाइम, ये भी सही,
ये भी सही। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वुड। वुड के डायरेक्ट बाद क्या आएगी? V1। हैव को हटा दो और ट्रेवल्ड को क्या लिख दो? ट्रेवल लिख दो। बेटा इस रिजल्ट क्लोज को देख के यहां दोबारा हैड एडजस्ट नहीं करना। इफ सी हैड, इस हैड को देख के आगे वाला क्लोज बदलना है। अगर आपको लगता है कि 2-3 पार्ट्स में गलती आ रही है, तब आप इस साइड भी जा सकते हैं कि आप तक इसमें भी कोई गलती निकाल दें। लेकिन अभी ऐसे हालात ही पैदा ना हुए कि मैं इसमें दूसरी बार भी हैड लगा दूं, है ना। तो इफ यहाँ पे हैड को V2 मानना और V2 आते ही वुड का वुड रह जाएगा और आगे V1 चाहिएगा। सीधा V1 क्या बनेगा? ट्रेवल। हैव हटा दो वहां से। एरर सी पार्ट में है भाई। एरर कौन से पार्ट में है? सी पार्ट में है बेटा। ये देखो, इफ आई वांटेड न्यू कार, देखो इफ आई वांटेड, इफ सब्जेक्ट वांटेड बोले तो V2, आगे क्या आएगा? सब्जेक्ट वुड और V1 लिख भी तो रखा है। अगर मुझे नई कार की जरूरत होती आई वुड बाय वन, तो मैं खरीद लेता। सेंटेंस ही है, टाइप 2 से मैच हो रहा सारा का सारा टाइप 2 से मैच हो रहा, तो क्या है? नो एरर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। इफ जॉन ड्रिंक्स टू मच वाइन, बेटा जैसे आया ड्रिंक्स एस या ईएस आ गया। एस ईएस कौन सी टाइप होती है? फर्स्ट टाइप। इफ जॉन ड्रिंक्स टू मच वाइन, अगर जॉन इतनी शराब पीता है, ही वुड हैव गोटन इल, तो वो बीमार पड़ गया होता। अब इसमें लोचा है बेटा, इसमें हो सकता है अपने को फर्स्ट पार्ट पे आना पड़े, लेकिन मैं पहले जैसे फॉर्मूला चल रहा है वैसे बनाने की कोशिश करता हूं। किसी बच्चे ने कहा सर इसमें एस या ईएस लिखा हुआ, आप पहली टाइप इस्तेमाल करो। मैंने कहा ठीक है भाई, पहली टाइप इस्तेमाल करता हूं। इफ सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस या ईएस, ठीक है। इसका रिजल्ट क्लोज आगे क्या बनता है? सब्जेक्ट विल शैल या विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने इस फॉर्मूले को अप्लाई करना शुरू किया। इफ के स्थान पे इफ, ठीक है सर। जॉन के स्थान पे सब्जेक्ट, ठीक है सर। V1 के साथ ऐसी ये पड़ा। आगे देखो सर, सब्जेक्ट ही आ गया। फिर सर आगे वुड नहीं आएगा, क्या आएगा? विल। कोई बच्चा कह दे सर फिर क्या बात होगी, वुड को विल बना देंगे। मैंने कहा बना दो भाई। फिर एक ने कहा सीधा V1 आएगा। सीधा V1 आगे है ही नहीं, है तो गोटन है, ये तो होना चाहिए गेट। और हैव का सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट फॉर्मूले को लेकर के चल रहा हूं तो पहली बात मुझे वुड हटा के विल करना, एक तो गलती बी पार्ट में। फिर मुझे हैव को उड़ाना, दूसरी गलती सी पार्ट में। दो घर उजड़ गए भाई। बी में भी गलती, सी में भी गलती। तो क्या पेपर में क्वेश्चन आएगा तो बी और सी दोनों को OMR पे डाल करके आओगे क्या? बी में भी गलती और सी में भी गलती। गलती तो एक में बतानी पड़ेगी, गलती तो एक में बतानी पड़ेगी। इसका मतलब सर लोचा हो गया यहाँ पे क्या कि सर अगर V1 के साथ एस या ES वाले को कंडीशनल क्लोज लगा के चलते हैं तो आगे जाकर के देखते हैं तो बी और सी दो पार्ट में गलतियां आ जाती है। अगर एक पार्ट में गलती आती तो मैं इस फॉर्मूले को सही मान लेता। तो अब करेंगे क्या? अब भाई मजबूरी हो जाएगी, अब इस रिजल्ट क्लोज को पहले पिक करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा गया वुड हैव गोटन। क्या लिखा गया है? वुड हैव गोटन। अब समझो, जैसे ही देखा वुड, फिर देखा हैव और फिर देखा V3, तो आप सारे बच्चों को पता है ना वुड हैव V3 अगर इस साइड पड़ा हो और सब्जेक्ट हो तो इस साइड क्या आता है? इस साइड इफ सब्जेक्ट हैड V3 आता है। ठीक है सर जी। तो बेटा इस साइड इफ सब्जेक्ट हैड V3 बना लो, आंसर सही हो जाएगा। करना क्या है? करना कुछ नहीं, इस पार्ट में भी गलती नहीं, इसमें भी गलती नहीं, इसमें गलती है। इफ की जगह इफ रह जाएगा, जॉन की जगह जॉन रह जाएगा। यहाँ पे हैड लगा के बेटा ड्रंक लगा दो, बस बात खत्म। इफ जॉन हैड ड्रंक, हैड के साथ V3, ए पार्ट में गलती बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? पार्ट सही हो जाएंगे। गलती ए पार्ट में होगी बेटा इसमें। 10th क्वेश्चन, इफ यू वॉज नॉट सो स्टबर्न। स्टबर्न होता जिद्दी। अगर तुम इतने जिद्दी ना होते, वी वुड नॉट हैव सो मैनी आर्ग्यूमेंट्स, तो आज हमारे पास इतने आर्ग्यूमेंट्स ना होते। मतलब अगर तुम इतने जिद्दी ना होते तो हमारे पास इतने आर्ग्यूमेंट्स, इतने उलाने ना होंगे, है ना। वी वुड नॉट हैव सो मैनी आर्ग्यूमेंट्स, या फिर हमारी इतनी ज़्यादा बहसबाजी ना होती। बेटा अगर तुम जिद्दी ना होते, अगर तुम अमीर ना होते, अगर तुम गरीब ना होते, अगर तुम देश के प्रधानमंत्री होते, अगर तुम देश के प्रधानमंत्री ना होते, मैंने बताया था क्या इज एम आर वॉज कुछ नहीं आता, सिर्फ वर चलता है। क्या चलता है? वर चलता है बेटा इमेजिनेशन में। भाई वॉज को हटाइए, क्या लिखिए? वर। ये वर वाला ही क्वेश्चन था। इफ यू वर नॉट सो स्टबर्न, अगर तुम इतने जिद्दी ना होते। और ये वर क्या बनेगा? सेकंड फॉर्म बनेगा। सेकंड फॉर्म बनेगा तो रिजल्ट क्लोज क्या आता है? सब्जेक्ट वुड और V1। बेटा ये हैव ही तो बनेगा V1, और ये आ गया वुड, है ना। ये आ गया वुड और ये आ गया V1 और ये आ गया सब्जेक्ट। टाइप नंबर 2 चल गई है। कौन सी चली गई? टाइप नंबर 2। एरर ए पार्ट में है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ यू हैड नॉट गॉन टू हिसार, अगर तुम हिसार ना जाते, वी वुड हैव बीन प्लेड अ मैच, तो हम एक मैच खेल लेते। कंडीशनल टाइप 3 नंबर है, मैच करके देखे। देखो, इफ सब्जेक्ट हैड V3, ठीक है, सब्जेक्ट वुड हैव V3,
अब V3 में दो नाम आ गए, एक प्लेड और एक बीन। अब कौन सी V3 रखूं भाई? बेटा बीन के साथ प्लेड का ना पता है क्या बना रहा है, इसको पैसिव बना रहा है। बी के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, बी या बी की किसी फॉर्म के साथ, तो पैसिव बन जाता है। इसका मतलब हो गया अगर तुम हिसार ना जाते तो हमें खिलाया जा चुका होता। हमें खिलाया जा चुका होता है, फिर हम क्रिकेट खेल लेते, हम खेल लेते ना कि हमें खिलाया जाता। पैसिव थोड़ी ना बनाना है। इसमें ये वाली V3 और एक ये वाली V3 है। जायज़ V3 कौन सी है? प्लेड है। बेटा बीन को हटाओ, गलती सी पार्ट में बीन आएगा ही नहीं। बीन तब यूज़ करना है जब होने की सेंस आए। हमें खिलाया जा चुका होता, अरे खेलना तो अपने आप है, एक्टिव वॉइस बनेगा, कैसे पैसिव बना दोगे, है ना। तो टाइप नंबर 3 है, बाकी सारा सही है। अगर तुम हिसार ना जाते तो हम क्रिकेट खेल चुके होते। 12 नंबर, इफ सी गोज टू द लाइब्रेरी, यदि वो लाइब्रेरी जाती है। अच्छा देखो, जैसे ही वर्ब के साथ एस या ईएस आया, कौन सी टाइप चलेगी? फर्स्ट टाइप का रिजल्ट क्लोज क्या होता है? विल शैल के साथ V1, सब्जेक्ट विल शैल के साथ V1। इस भाई साहब ने विल शैल नहीं लगाया, वुड लगा दिया, आएगा क्या? विल। बस आंसर आ गया, बाकी सारा सही है। इफ सी गोज टू द लाइब्रेरी, सी विल स्टडी मोर, यदि वो लाइब्रेरी जाती है वो और ज़्यादा स्टडी कर लेगी, है ना। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन था ये 12वां, है ना। टाइप फर्स्ट का 13वां अब आ गया। इफ वी हैड 2000 रुपीज़, अगर हमारे पास 2000 रुपये होते, वी वुड हैव डोनेटेड द मनी टू द टेम्पल। शायद क्लास में करवाया था ना मैंने क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन करवाया था। अगर मेरे पास इतने रुपए होते मैं मंदिर में दान दे देता, या फिर कुछ ऐसा था क्वेश्चन, एक मैंने लिखवाया भी होगा शायद। अगर मेरे पास 2 घर होते तो मैं 1 घर तुम्हें दे देता, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन से। देखो क्या कहानी। कोई बच्चा ये कह दे सर आपने कहा था अकेला हेड पढ़ाओ तो V2 मानिए। ठीक है भाई, V2 मान के चलते हैं, एक बार समझो इस क्वेश्चन को। इसको V2 मान लिया, इस हेड को V2 माना, तो आगे रिजल्ट क्लोज क्या बनता है? वुड कुड के साथ V1। देखो वुड कुड के साथ सीधा V1 आएगा, तो डोनेटेड का क्या करना? डोनेट बनाना, ठीक है। हैव को हटाना, 2 पार्ट में गलती होगी, एक बी में और एक सी में। अगर इस हेड को V2 मानता हूं, इस हेड को सही मानता हूं, तो बी और सी 2 पार्ट में गलतियां आ रही है। अब कहानी ये है कि अब इस साइड वाला पोर्शन देख करके पीछे वाला ये वाला पोर्शन सही करना पड़ेगा। कैसे? सर ये वुड हैव V3 है, ठीक है बेटा, ये वुड हैव V3 है। जैसे ही वुड हैव V3 है तो इससे पहले वाला क्या होना चाहिए? इफ सब्जेक्ट हेड V3 होना चाहिए। बेटा इसने एक हेड लगा दिया, एक हेड और लगाना पड़ेगा। सर ये एक हेड क्यों लगा? क्योंकि बेटा एक हेड हेल्पिंग ओवर, दूसरा हेड मेन वर्ब, ये चलेगा। इफ सब्जेक्ट हेड V3, आगे सब्जेक्ट वुड हैव V3। अब सेंटेंस ही हो जाएगा, एरर ए पार्ट में आएगी बेटा, है ना। तो देखना है पेपर में कब इस साइड वाले के हिसाब से चलना है और कब उस वाले के हिसाब से चलना है। जब इस साइड वाले के हिसाब से चलो, हेड को V2 मानो और आगे 2-3 पार्ट में गलती आ रही है, तो समझ जाना ये वाला चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आगे 2 पार्ट में गलती आ गई। फिर इसको सही मान के किसको सही करना पड़ता है? इसको सही करना पड़ता है ना। इफ यू अराइव्ड अर्ली, अगर तुम जल्दी आ जाते, इट वुड लेस स्ट्रेसफुल, तो ये थोड़ा कम तनावपूर्ण होता। अगर तुम जल्दी आ जाते तो ये थोड़ा कम तनावपूर्ण होता। सर जी कैसे समझना? इफ के साथ इफ, सब्जेक्ट ये क्या हो गया? V2, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया इफ। आगे किस में चलेगा? आगे चलेगा सब्जेक्ट वुड और V1 में चलेगा। इफ सब्जेक्ट वुड और V1, है ना। अब ध्यान से समझो बेटा, ना तो लेस V1 और ना स्ट्रेसफुल V1। स्ट्रेसफुल एक एडजेक्टिव है, उसको क्वालिफाई कर रहा है लेस नाम की यहाँ पे एक एडवर्ब, लेस स्ट्रेसफुल, ठीक है। अब सर गड़बड़ ये है कि सब्जेक्ट वुड के बाद V1 चाहिए, ना लेस V1 है और ना स्ट्रेसफुल V1 है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थोड़ी ना लेस और स्ट्रेसफुल, ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, कोई एडवर्ब का काम कर रही है। हमें तो वर्ब चाहिए, वर्ब है ही नहीं। तो ये कम तनावपूर्ण होता बोले तो होना, और होना बोले तो बी। अब बेटा बी एडजस्ट करना पड़ेगा। इट वुड बी लेस स्ट्रेसफुल, बी आएगा लेस से पहले बेटा और वुड के बाद में, मुझे अब बी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब गलती ये है कि इसमें V1 ही नहीं है, V1 एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो ए पार्ट सही इसका, सी पार्ट सही इसका, गलती बी पार्ट में। बी में क्या गलती? इट वुड बी लेस स्ट्रेसफुल होगा, है ना। वुड के बाद बी लगाना पड़ेगा। 15 नंबर, इफ द चिल्ड्रन हैड नॉट एट ऑल दैट चॉकलेट्स। बेटा शायद आपको आगे रिजल्ट क्लोज पढ़ना ही नहीं है इसमें। क्यों? मैं बार बार बता चुका हूं, हैज हैव हैड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सॉरी, हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। देख लो भाई, हैज हैव हैड, ये एट कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ईट। सेकेंड फॉर्म क्या होती है? एट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। मतलब क्या होता है? खाना। इस भाई साहब ने एज अ वर्ड का यूज करके भी 8 लगा दिया। अरे पहली गलती जहां मिली वहीं क्वेश्चन की गलती है, वहीं तो एरर है बेटा। इसको हटाओ और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करो बेटा। ईटन क्या आएगी? ईटन, क्योंकि एज अ वर्ड के बाद V3 आता है।
इफ ही हैज दिस मच मनी, इफ ही हैज दिस मच मनी ही वुड नॉट शो ऑफ। अगर उसके पास इतना पैसा होता तो वो शो ऑफ ना करता। अब ध्यान से समझने की जरूरत है। क्या सर जी ही के साथ हैज पड़ा, ये चीज क्या है बेटा? अगर ही के साथ अकेला हैड पड़ा हो तो ये हैड V2 माना जाता है। अगर ही के साथ दो हैड पड़े हो तो बेटा इसमें कैसे कैसे माना जाता है? इसमें इस हैड को V3 माना जाता है, मेन वर्ब, और ये वाला हैड होता है हेल्पिंग वर्ब। सर अगर किसी दिन सिर्फ ही के साथ हैज पड़ा हो तो बेटा जब वर्ब के साथ एस या ईएस आता है लास्ट में तो वो V1 के साथ एस या ईएस वाली फॉर्म होती है। इसका मतलब भाई साहब ये जो हैज पड़ा ये हैज V1 के साथ एस या ईएस वाली फॉर्म पड़ी है, क्योंकि हैव के साथ जब एस या ईएस लगाते हैं तभी तो हैज बनता है, तभी तो क्या बनता है? हैज बनता है। तो इसके हिसाब से देखो तो कंडीशनल फर्स्ट का फॉर्मूला चल पड़ा। इफ सब्जेक्ट V1 के साथ एस या ईएस तो आगे क्या आएगा? आगे आता है विल शेल के बाद V1। इस भाई साहब ने वुड लगा दिया, यहाँ पे क्या करो? विल करो बेटा, क्या करो? विल, क्योंकि ये हैज कौन सी फॉर्म है? ये हैज V1 के साथ एस या ईएस वाली फॉर्म है। और इसमें अगर कंडीशनल क्लोज एस या ईएस वाला बनता है तो रिजल्ट क्लोज में विल शेल के साथ V1 आता है, तो वुड कैसे आ जाएगा भाई, है ना? विल आएगा वहां पे। गलती बी पार्ट में है। 17th, इफ आई हैड एन अम्ब्रेला, अगर मेरे पास एक छाता होता, आई वुड हैव गिवन इट टू यू, तो मैं तुम्हें वो छाता दे देता। चलिए कहानी क्या है? जैसे मैंने कहा हैड पड़ा है, बच्चे कहेंगे सर आपने कहा अकेला हैड पड़ा हो तो V2 मानना, मैंने कहा मान लो V2। फिर बोला ठीक है, सिर्फ V2 मान लिया, इस पार्ट में कोई गलती नहीं। मैंने कहा ठीक है आगे बढ़ो, आगे वाला बनेगा सब्जेक्ट वुड और सीधा V1, सब्जेक्ट वुड और सीधा V1। हैव का चांस ही नहीं है, सीधा V1 है तो भाई साहब इसको गिवन क्यों बना रहे हो? गिव बना दो। गलती एक ही पार्ट में रहनी है, ए पार्ट सही, सी पार्ट सही। गलती क्या है? गलती है आई वुड गिव इट टू यू बोलना था, हैव गिवन नहीं आएगा, गिव आएगा। एरर बी पार्ट में है। कौन से पार्ट में है? बी पार्ट में। अब कई बच्चे पता है क्या दिमाग लगाएंगे? कई बच्चे वुड हैव गिवन को देख के इसके साथ दो बार हैड कर देंगे, इफ आई हैड हैड। लेकिन ये कब करना होता है दो बार हैड? जब आगे समझौता ना हो रहा हो, आगे बवाल ज़्यादा बढ़ रहा हो ना, फिर इसके ऊपर वापस आते हैं। अब तो समाधान ही हो गया, एक ही पार्ट में एरर है, और जैसे एक ही पार्ट में एरर मिले उस टाइम हेड को V2 मान के ही सही करना है क्वेश्चन। उस टाइम हेड को V2 ही मानना जब एक ही पार्ट में एरर आए। जब आगे दो पार्ट्स या तीन पार्ट्स में एरर आ जाए उस टाइम इसके साथ दो बार क्या करते हैं आप? हेड हेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हेड हेड। क्वेश्चन नंबर 18 थी, इफ आई हैड एन एक्स्ट्रा बुक, अगर मेरे पास एक एक्स्ट्रा बुक होती, आई वुड हैव गिवन इट टू हर, तो मैं ये बुक उसको दे देता। अब इसमें है ना, इसमें वो फंडा चलेगा हेड हेड वाला। क्यों? देखो कोई बच्चा इस हेड को V2 मान ले, V2 मानेगा तो वुड के बाद सीधा V1 मानेगा, सीधा V1 मानेगा तो हैव हटाना और गिवन का गिव बनाना। अब कहानी क्या होगी? कहानी ये होगी सर बी और सी दो पार्ट में एरर आ गई, तो क्या दो पार्ट में एरर ही करके आएंगे ना? अब वापस इस बंदे के पास आएंगे कि भाई साहब आगे दो घर उजड़ रहे हैं, आप मान जाओ तो एक हेड और लगा दो। ये क्वेश्चन अब सुधरेगा बेटा। अब गलती ए पार्ट में है, अब गलती ए पार्ट में है भाई, दो बार हेड लगाना पड़ेगा। इफ आई हैड एन एक्स्ट्रा बुक, ठीक है। बनाओ क्वेश्चन नंबर 19th। और क्वेश्चन नंबर 19th जब मैंने कंडीशनल सेंटेंस की शुरुआत की थी ना भाई, उसी टाइम बता दिया था कि कंडीशनल क्लोज में कभी विल शेल का इस्तेमाल नहीं होता, रिजल्ट क्लोज में विल शेल आ जाता है। इस भाई साहब ने दो विल लगा रखे हैं और एक विल हटेगा। कौन से वाला? जो कंडीशनल क्लोज में होगा। मतलब कंडीशनल क्लोज कौन सा है? इफ से लेकर के वर्क हार्ड वाला। बेटा इसका विल हटाओ, तो क्या विल हटाते वर्क का वर्क ही रह जाएगा ना? इफ ही वर्क नहीं, इफ ही वर्क्स, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट प्रमोशन। यदि वो कठिन मेहनत करता है उसे प्रमोशन मिल जाएगा, बात खत्म, ठीक है। 20 नंबर, इफ यू टायर्ड अगेन, इफ यू ट्राइड अगेन, यदि वो दोबारा कोशिश करता, ही कैन पास, वो पास हो जाता। सिंपल क्वेश्चन है यार। इफ, ठीक है, ही सब्जेक्ट, आगे V2, ये रहा बेटा इफ, ये रहा बेटा सब्जेक्ट, ये रहा V2, तो आगे वाला क्लोज क्या बनता है? आगे वाला क्लोज बनता है सब्जेक्ट वुड और कुड के बाद V1। तो इस भाई साहब ने क्या लगा दिया? कैन लगा दिया। कैन बदलना किस में था? कुड में बदलना था। टाइप नंबर 2 की कंडीशन है, सिंपल क्वेश्चन है। एरर सी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 21, इफ अ मंकी केम हेयर व्हाट विल यू डू, यदि एक बंदर यहां आ जाता तो तुम क्या करते? बेटा इसके ऊपर आओ, पहले बंदर के ऊपर नहीं, पहले देखो बंदर ने अपने साथ वर्ब कौन सी ले रखी है? सेकंड फॉर्म। इफ की जगह इफ, मंकी क्या हो गया? सब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे रिजल्ट क्लोज कैसा बनता है?
रिजल्ट क्लोज सर ऐसा बनता है जिसके अंदर वुड और कुड मोडाल आने चाहिए और फिर क्या आना चाहिए, वी वन आना चाहिए। इस भाई साहब ने मोडाल कौन सा यूज कर लिया, विल। विल के स्थान पे आना क्या चाहिए था, वुड। यही तो गलती है। वट वुड यू डू, तो तुम क्या करते, ना कि वट विल यू डू। विल कब आता, विल तब आता जब यहाँ पे इफ अ मंकी कम्स लिखता, क्योंकि कम्स लिखते ये V1 के साथ एस या एस होता और आगे फिर विल शैल के साथ V1 आ जाता। लेकिन ये केम लिख दिया, केम लिख दिया तो विल शैल किस में कन्वर्ट होते हैं, वुड या कुड में। इसने क्या लगा दिया, विल लगा दिया, तो विल का वुड बनाना पड़ेगा। एरर सी पार्ट में है, ये पार्ट भी सही, ये पार्ट भी सही, सी पार्ट में एरर है। When I shall see him, I shall tell him the whole story। बेटा यहाँ पे see him का मतलब होता है मिलना। जब मैं उससे मिलूंगा तो उसे सारी कहानी बता दूंगा। लेकिन क्या कहानी, इस क्वेश्चन में दो क्या आगे, शेल आगे, एक शेल हटेगा। कौन से वाला शेल हटेगा, जो कंडीशनल क्लोज में आया है बेटा, क्योंकि कंडीशनल क्लोज में कभी विल शेल का इस्तेमाल नहीं होता। क्यों, क्योंकि बेटा ये जो कंजंक्शन होता है ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। और ये जो क्लोज होता है ना, व्हेन से लेकर के कौन से वाला, हिम वाला, इस क्लोज का क्या नाम होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज। और सबऑर्डिनेट क्लोज में विल शेल नहीं आते। दूसरे वाले में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ये पार्ट सही, ये पार्ट सही, ये पार्ट गलत। क्या हटाना पड़ेगा, शेल हटाना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशनल क्लोज में कभी विल शेल नहीं आता। क्या अब सी के साथ एस लगा दूं क्या, जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा आई है, आई के साथ तो सी चलेगा। ही होता तो सीज कर देता, एक बार ES लगा देता, है ना। एरर इसमें ये पार्ट में है। 23 सपोजिंग इफ ही रिफ्यूजेस टू मीट यू, मानो कि वो लड़का तुमसे मिलने से इनकार कर दे, व्हाट विल यू डू, तो तुम क्या करोगे। यहां पे एस या ES है, ठीक है सर जी। इफ है, ठीक है, इफ है, सब्जेक्ट है, एस या ES है। आगे विल शेल के साथ भी बनाएगा, विल शेल लगा रखा है। ये पार्ट भी सही, ये पार्ट भी सही, तो गलती फर्स्ट पार्ट में। क्या बेटा, सपोजिंग और इफ दोनों एक जैसी सेंस देते हैं। या तो सपोजिंग ही रख लो और या इफ ही रख लो, दोनों को एक साथ लिखने से तो सेंटेंस सुपरफ्लोस हो जाएगा। एक से ज़्यादा वर्ड्स पढ़े, एक वर्ड्स हटाना पड़ेगा मेरे भाई। किसको हटा दो, सपोजिंग को हटा दो, सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये पूरे 23 नंबर क्वेश्चन में टाइप कौन सी चल रही थी, टाइप नंबर फर्स्ट। कौन सी चल रही थी, टाइप नंबर फर्स्ट चल रही थी। 24 you will not get well unless you will not follow the doctor instructions and advice। तुम ठीक नहीं होगे जब तक तुम डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस और एडवाइस को फॉलो नहीं करते। वही कहानी है यार। क्या दो बार विल शेल आगे, एक विल शेल उठ जाएगा। कौन से वाला उड़ा दूं, फटाफट बता दो यार। जो किस में होगा, कंडीशनल क्लोज में होगा। कंडीशनल क्लोज कहां से स्टार्ट हो रहा है, अनलेस से लेकर के एडवाइस तक। ये वाला तो बेटा रिजल्ट क्लोज है, इसमें तो विल शेल आ जाएगा। तो क्या करेंगे सर जी, इसका विल शेल हटाएंगे, हटा दिया। एक चीज़ और समझना बेटा, अनलेस और अनटिल दोनों नेगेटिव सेंस ही तो देते हैं जब तक ऐसा ना हो। तो इसीलिए तो फॉर्मूला चलता है कई बार कि अनलेस अनटिल के साथ विल शेल और नोट नहीं आता। इसके पीछे कारण क्या है, विल शेल और नोट नहीं आता, क्योंकि अनलेस क्या कौन सा क्लोज बना रहा है आपका, सबऑर्डिनेट क्लोज या फिर कौन सा, कंडीशनल क्लोज। और कंडीशनल क्लोज में विल शेल नहीं आता तो विल उड़ गया। तो कई कहते हैं अनलेस अनटिल के साथ विल शेल और नोट नहीं आता। नोट कैसे उड़ेगा, नोट इस तरीके से उड़ेगा, अनलेस अनटिल दोनों का मीनिंग होता है जब तक ऐसा ना हो। जब इसका मतलब भी ना है तो दोबारा ना लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब सीधा आएगा अनलेस यू फॉलो, इसके साथ एस या ES नहीं लगाना, क्योंकि यू के साथ एस या ES चलेगा नहीं, फॉलोज नहीं होगा। एरर बेटा आपकी ए पार्ट तो सही था, बी पार्ट में एरर है बेटा, सी पार्ट भी बिल्कुल सही है। 25 until he will not understand the concept he will not be able to solve the questions। जब तक वो कॉन्सेप्ट को नहीं समझेगा तब तक वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएगा। क्या दो विल शेल है, एक विल शेल उड़ेगा, कौन से वाला, जो कंजंक्शन के साथ आया। कंजंक्शन कौन सा, अंटिल। ये कौन सा क्लोज बन गया, कंडीशनल क्लोज। कंडीशनल क्लोज में जब अंटिल आए तो विल शेल और नोट नहीं आता, विल शेल हटा दिया, नोट हटा दिया। क्या ही के साथ अंडरस्टैंड ही रखूं, अंडरस्टैंड्स क्या आएगा, अंडरस्टैंड्स आएगा, क्योंकि बेटा ही सब्जेक्ट सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, वर्ब के साथ क्या लेगा, एस या ES लेगा बेटा, है ना। टाइप नंबर फर्स्ट की कंडीशन हो जाएगी, एरर ए पार्ट में आ जाएगा। 26 बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड। बहुत गजब का सवाल है और इस सवाल में नो एरर है बेटा। क्या है, नो एरर। सर जी कैसे बेटा, बट फॉर हिज हेल्प का मतलब है यदि वो मदद ना करता तो पेशेंट वुड हैव डाइड, तो रोगी मर जाता। सुनो कहानी क्या है बेटा, बट फॉर हिज हेल्प को पता है आप कैसे लिख सकते हैं। देखो आगे क्या आ गया, सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या आ गया, वुड, यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया V3। इसका मतलब सर यहाँ पे सब्जेक्ट वुड हैव V3 आ रहा है भाई। तो सर पहले वाला किसमें बनना चाहिए, सर जी पहले वाला बनना चाहिए इफ सब्जेक्ट हैड V3 से, ठीक है सर, इससे बनना चाहिए पहले वाला। तो इसने लिख दिया बट फॉर हिज हेल्प, इसमें कहीं इफ सब्जेक्ट हैड V3 है नहीं बेटा। होता क्या है, इस बात को लिखने का दूसरा तरीका होता है क्या,
वो तरीका होता है इफ़ ही हैड नॉट हेल्प्ड इफ़ ही हैड नॉट हेल्प्ड, यदि वो मदद ना करता पेशेंट वुड हैव डाइड, तो रोगी मर जाता। सीधी सी बात है भाई, एग्जामिनर ने क्या किया, इसका ये चेहरा तो छुपा लिया और इसकी दूसरी कॉपी यहाँ पे लगा दी, क्योंकि बट फॉर हिज हेल्प का और इफ़ ही हैड नॉट हेल्प का एक ही मतलब है, एक ही मतलब। तो ये चीज़ यहाँ पे पुट करके देख लो, आगे वाला तो रिजल्ट क्लोज सही बन रहा है। इफ़ द पेशेंट वुड हैव डाइड, ये टाइप नंबर 3 की कंडीशन थी, और इसने मतलब इस टाइप नंबर 3 के कंडीशनल क्लोज को बट फॉर हिज हेल्प को लिखने का एक तरीका और क्या होता है, इफ़ ही हैड नॉट हेल्प। एग्जामिनर ने इफ़ ही हैड नॉट हेल्प इस्तेमाल नहीं किया, इसका कौन सा तरीका इस्तेमाल कर लिया, बट फॉर हिज हेल्प। हिंदी क्या है, यदि वो मदद ना करता तो रोगी मर जाता। इसका मतलब उसने मदद की और रोगी भी नहीं मरा, है ना, इसलिए तो बोलते हैं कंडीशनल और इमेजिनरी सेंटेंसेस। तो बेटा इसमें नो एरर, कोई गलती नहीं है। एक ये रहा, ये भी ऐसा ही है, बट फॉर योर कंपनी आई वुड हैव बीन आइसोलेटेड, अगर तुम्हारा साथ ना मिला होता तो मैं क्या हो जाता, मैं मतलब अकेला महसूस करता। ठीक है, अगर तुम्हारी कंपनी ना मिली होती, आई वुड हैव बीन आइसोलेटेड, तो मैं क्या हो जाता, आइसोलेटेड हो जाता। ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वुड है, ठीक है, ये हैव है, ठीक है, ये बीन है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सर आइसोलेटेड क्या है, आइसोलेटेड एडजेक्टिव है बेटा। तो इसके हिसाब से क्या लग रहा है, इसके हिसाब से लग रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, मतलब तीसरी कंडीशन वाला फॉर्मूला चलेगा। बट फॉर योर कंपनी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, इफ यू हैड नॉट ACCOMPANIED, इफ यू हैड नॉट अकम्पनीड मी, बेटा ये है इसको लिखने का दूसरा तरीका। अगर तुम मेरा साथ ना देते, आई वुड हैव बीन आइसोलेटेड, तो मैं क्या हो जाता, तो मैं अकेला महसूस करता, है ना। तो देख लो कंपेयर करके, इफ यू हैड, इफ सब्जेक्ट हैड V3, आगे सब्जेक्ट वुड हैव V3, ये तो सही बन रहा है। इसका मतलब एग्जामिनर ने ये तरीका छुपा लिया इसको लिखने का, और लिख कौन सा दिया, बट फॉर योर कंपनी। क्या लिख दिया, बट फॉर योर कंपनी। इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है। एक बात और बताता हूँ मैं तुम्हें, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बट फॉर वाला क्वेश्चन आए ना कंडीशनल का, समझ जाना 99% केसेस में नो एरर आएगा। क्या आएगा, नो एरर, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे सोचेंगे बट फॉर वाले में गलती है, क्योंकि आगे वाला तो किससे मैच हो रहा है, कंडीशनल टाइप 3 के रिजल्ट क्लोज से मैच हो रहा है, वुड हैव V3। तो बच्चे सोचेंगे ना यार यहाँ गड़बड़ है, गड़बड़ क्यों, कई बच्चे सोचेंगे यार इफ़ नहीं दिख रहा, हैड नहीं दिख रहा, V3 नहीं दिख रहा, गड़बड़ इसमें है। लेकिन बेटा ये गड़बड़ नहीं है, ये इसको लिखने का छोटा तरीका है बस, है ना। और कंसाइज एक्सप्रेशन को इंग्लिश में फॉलो किया जाता है। कंसाइज बोले तो आप छोटा लिखो और मीनिंग वहीं बता दो, तो उसकी ज़्यादा इज्जत होती है बेटा, है ना। तो इसका मतलब इसमें गलती नहीं है, इफ़ यू हैड नॉट अकम्पनीड मी। ये देखो 28वां, मैंने क्या कहा था, बट फॉर वाले जब आएंगे तो ज़्यादातर सेंटेंसेस में एरर नहीं मिलेगी। जैसे आप बट फॉर वाला देखो 99% केस में आप टिक करके आ जाओ नो एरर। क्यों, देख लो भाई, यहाँ पे मैनी पीपल सब्जेक्ट है, सर सब्जेक्ट है, आगे वुड है, हैव की जगह हैव है, लॉस्ट मतलब V3 है, तो सब्जेक्ट वुड है, V3 तो मैच हो रहा है। ऊपर वाला क्या है, बट फॉर इज प्रॉम्प्ट एक्शन, इसका मतलब है यदि वो शीघ्र कदम ना उठाता तो कई लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते, है ना। अगर वो शीघ्र कदम ना उठाता तो कई लोग मर जाते। मैंने कहा बट फॉर आ गया, बट फॉर आते 99% केसेस में नो एरर आएगी। क्यों आएगी, इसको लिखने का एक तरीका और है, क्या, इफ़ ही हैड नॉट टेकन, इफ़ ही हैड नॉट टेकन प्रॉम्प्ट एक्शन, अगर वो शीघ्र कदम ना उठाता, ये इस बात को लिखने का दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका है तो मैच करके देख लो, इफ़ की जगह इफ़, सब्जेक्ट हो गया ही, आगे आ गया हैड, और आगे लिखा गया टेकन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये देख लो सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस भाई साहब ने नीचे वाला तरीका ना लिख के इसका कंसाइज एक्सप्रेशन ऊपर लिख दिया, बट फॉर इज प्रॉम्प्ट एक्शन, यदि वो शीघ्र कदम ना उठाता तो कई लोगों की जान चली जाती, तो कई लोगों की जान चली जाती। क्लियर है। 29, सी वुड हैव बॉट अ न्यू ड्रेस, वो एक नई ड्रेस खरीद लेती। सो सी हैड नॉट स्पेंट ऑल हर बोनस ऑन शूज़, यदि वो अपना सारा का सारा बोनस शूज़ जूतों पर खर्च ना करती तो वो एक नई ड्रेस खरीद लेती। इसका मतलब उसने सारे के सारे पैसे जूतों पे लगा दिए और वो एक नई ड्रेस नहीं खरीद पाई। इस भाई साहब ने पता है क्या कर रखा है, इस भाई साहब ने क्या काम कर रखा है बताऊं आपको। इसने क्या किया भाई साहब, पहले लिख दिया रिजल्ट क्लोज और बाद में क्या लिख रखा है, कंडीशनल क्लोज। कैसे पता चला, देखो पहले लिख दिया सब्जेक्ट वुड हैव V3, ये रहा बाय की थर्ड फॉर्म है। पहले क्या लिख दिया, सब्जेक्ट वुड हैव V3। ये ऐसे लिखा जा सकता है बेटा, कोई गड़बड़ नहीं होती, आप आगे पीछे लिख सकते हो इनको। सब्जेक्ट वुड हैव V3 पहले लिख दिया, बीच में आएगा कंजंक्शन कौन सा, इफ।
कंडीशनल क्लोज क्या चलेगी, इफ सब्जेक्ट हैड V3। कंडीशनल क्लोज क्या चलेगी, इफ सब्जेक्ट हैड V3। इस भाई साहब ने इस क्वेश्चन को ऐसे पलट दिया। अब मैच करके देखना, सब्जेक्ट ठीक है, वुड हैव V3 ठीक है, बीच में कंजंक्शन सो नहीं आना था, कंजंक्शन कौन आना था, इफ आना था। गड़बड़ी तो यही है, इस सो को हटाओ और क्या लिखो, इफ, क्योंकि सो से हिंदी गड़बड़ बन जाएगी आपकी, सो का मतलब होता है इसलिए। मैच करके देखो, सी वुड हैव बॉट अ न्यू ड्रेस, वो एक नई ड्रेस खरीद लेती, इसलिए उसने अपना सारा बोनस जूतों पे खर्च कर दिया। अरे नहीं, वो एक नई ड्रेस खरीद लेती यदि वो अपना सारा बोनस जूतों पे खर्च ना करती बेटा, है ना। और ये देखो, इफ के स्थान पे इफ आ गया, सब्जेक्ट सी आ गया, हेड के स्थान पे हेड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, स्पेंड की क्या आ गई, स्पेंट आ गई। तो इस केस में इसने क्या कर रखा है, रिजल्ट क्लोज पहले लिख दिया, कंडीशनल क्लोज बाद में ले गया, तो ये आगे पीछे लिखा जाए तो भी गलत नहीं होता है बेटा, है ना। तो इसमें एरर सो के स्थान पे इफ आएगा, ए बी सी पार्ट में एरर है बेटा। इसमें कौन से पार्ट में, सी पार्ट में। 30 मोस्ट पीपल वुड हैव अटेंडेड द यूनियन मीटिंग, ये फिर से वही क्वेश्चन है भाई। मोस्ट पीपल सब्जेक्ट है, ठीक है सर, वुड के स्थान पे वुड है, ठीक है जी, ये हैव के स्थान पे हैव है, ठीक है, अटेंडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। क्या कर रखा है इसने रिजल्ट क्लोज पहले लिख रखा है, सब्जेक्ट वुड हैव V3, बीच में कंजंक्शन कौन आएगा, इफ, ठीक है, ये लगा रखा इफ कंजंक्शन। फिर सब्जेक्ट क्या लिख दिया, दे, ठीक है भाई। फिर क्या लिख दिया, रिसीव्ड। लेकिन होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था हैड V3, क्योंकि फॉर्मूला तो ये चलता है ना, सब्जेक्ट वुड हैव V3 इफ सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस भाई साहब ने क्या कर रखा है, इसने पहले क्या लगा दिया, रिजल्ट क्लोज, बाद में क्या लिख दिया, कंडीशनल क्लोज। लेकिन कंडीशनल क्लोज ठीक है, बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कम से कम हैड V3 तो बनाओ। इस भाई साहब ने सीधा ही क्या लिख दिया, रिसीव्ड। इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले हैड आएगा, क्या आएगा, हैड। गलती लास्ट पार्ट में बोले तो सी पार्ट में एरर है बेटा, हैड रिसीव्ड लिखना पड़ेगा, है ना। 31 बेटा, क्या 31 क्वेश्चन में दो विल आ रहे हैं, क्या 31 क्वेश्चन में दो विल आ रहे हैं। आप कहोगे सर आ रहे हैं, कौन से वाला हटेगा, जो इफ व्हेन अनटिल अनलेस कंजंक्शन के साथ पड़ा होगा। तो कंजंक्शन के साथ कौन सा पड़ा है, ये पड़ा विल वाला। इसको उड़ा दो भाई, उड़ा दोगे तो क्या बनेगा, ये सिर्फ इतना बनेगा, इफ आई हैव इनफ टाइम टुमारो, अगर मेरे पास कल इनफ टाइम होता है, आई विल कम एंड सी यू, मैं आऊँगा और तुमसे मिलूंगा। सर ये हैव क्या है, ये हैव बेटा है V1 है, इफ सब्जेक्ट V1, ये यही तो फॉर्मूला चल पड़ा, इफ सब्जेक्ट V1 कोमा लगा के लिखा, सब्जेक्ट विल शैल और V1, ठीक है। तो एरर आपकी ये पार्ट में आ जाएगी जी। 32 दिस रूम वुड लुक्ड मच बेटर इफ यू पुट द फर्नीचर इन दैट कॉर्नर, ये रूम और ज्यादा अच्छा दिखता अगर तुम इस फर्नीचर को उस कॉर्नर में लगा लेते, ये रूम और ज़्यादा अच्छा दिखता अगर तुम इस फर्नीचर को उस कॉर्नर में लगा लेते। सर एरर, अरे भाई सिंपल सी एरर है बेटा। एक टॉपिक पढ़ाया मैंने आपको मोडाल इस कोर्स के दौरान, और मोडाल्स के बाद हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मेरे भाई। अगर मोडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो वुड मोडाल हो गया बेटा। अगर एरर बेटा लुक्ड कैसे आ जाएगा, सेकंड फॉर्म लगा दी मेरे भाई, क्या आएगा, लुक आएगा मेरे भाई, क्या आएगा, लुक। मोडाल की एरर थी, सिंपल एरर थी, इसमें सोचना ही ना कंडीशन का क्या फंडा है। मोडाल है, मोडाल के बाद V1 आएगा, बात खत्म, है ना, खलास। बेटा बता दो 33 नंबर में एरर क्या है, 33 नंबर क्वेश्चन में एरर क्या है। क्या 33 नंबर क्वेश्चन में दो विल शेल आए हैं, दो विल आए पड़े हैं, एक विल हटेगा, कौन से वाला हटा दूं, जो कंजंक्शन के साथ है। कौन से वाला कंजंक्शन के साथ, इफ वाले के साथ क्या हटेगा, विल हटेगा। जैसे विल हटेगा तो परफॉर्म ही रहेगा, क्या परफॉर्म्स, क्या बनेगा, परफॉर्म्स। इफ ही परफॉर्म्स इन अ सिमिलर मैनर, अगर वो इसी तरीके से परफॉर्म करता है, ही विल डेफिनेटली विन द गोल्ड मेडल, तो वो पक्का क्या जीतेगा, गोल्ड मेडल जीतेगा। ये कौन सी कंडीशन है, ये टाइप फर्स्ट की कंडीशन है। इफ सब्जेक्ट वर्ब के साथ ऐसी ES सब्जेक्ट विल शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 34 बना दो भाई 34 बना दो। If I had the Prime Minister of India in 1947, I would not have done this. I would not have done this. बेटा 1947 बात है पास्ट की, बात किसकी है, पास्ट की। If I had the Prime Minister of India in 1947, जैसे बात पास्ट की होगी तो बेटा यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, इसने लगा भी रखी है,
ठीक है, ये कहता है अगर मैं 1947 में प्रधानमंत्री होता, आई वुड नॉट हैव डन दिस, तो मैं ये ना होने देता। अब एक बात समझो यार, हैड जब वर्ब की सेकंड फॉर्म बनती है, फिर मेन वर्ब बनती है सेंटेंस में, अगर हैज हैव हैड मेन वर्ब बनते हैं तो पोजेशन दिखाते हैं। हैज हैव हैड मेन वर्ब बनते हैं, पोजेशन दिखाते हैं। जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास कार होती, ठीक है, या फिर मैं कह दूं आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, ठीक है, और मैं कह दूं आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है। इसका मतलब, इसका कहने का मतलब क्या है, यदि मेरे पास 1947 में भारत का प्रधानमंत्री होता, ये कहना चाहता है यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री मैं होता, और होता बोले तो होना, और होना बोले तो बी, और बी बोले तो इस हैड के बाद में बी की थर्ड फॉर्म चलेगी, कौन सी, बीन। इफ आई हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1947, तभी तो फॉर्मूला मैच होगा। मैच कैसे होगा देख लो बेटा, इस साइड क्या लिख रखा है, सब्जेक्ट आई, ठीक है, वुड लगा रखा है, हैव लगा रखा है, डन लगा रखा है, डन क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देख लो, सब्जेक्ट वुड हैव V3, तो इससे पहले बनेगा क्या, इससे पहले बेटा ये बनेगा इफ सब्जेक्ट हैड V3। इस भाई साहब ने हैड तो लगा दिया, लेकिन क्या लगाना भूल गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर कोई भाई साहब यहाँ पे एक हेड के बाद एक और हेड चेप देगा ना, तो पता क्या बनेगा, यदि मेरे पास भारत का प्रधानमंत्री होता, यदि मेरे पास कार होती, यदि मेरे पास बंगला होता, यदि मेरे पास भारत का प्रधानमंत्री होता ना, ये तो खुद कह रहा है बेटा, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता 1947 में तो ऐसा ना होने देता। तो इफ सब्जेक्ट हैड V3 आएगा ना मेरे भाई, क्या आएगा, इफ सब्जेक्ट हैड V3, हैड तो लगा दिया, भारत का प्रधानमंत्री होना, होना बोले तो बी, और बी की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, बीन लगेगी। एरर, एरर ए पार्ट में है बेटा, एरर ए पार्ट में, इफ आई हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसा लिखना पड़ेगा, और ये टाइप थर्ड की कंडीशन में जाएगा। लो जी, आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा। 34 क्वेश्चन थे, कल मैंने 4 क्वेश्चन पढ़ाए थे, 30 क्वेश्चन अब पढ़ा दिए बेटा, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस के सवाल कैसे आते हैं, आपने सारे के सारे क्वेश्चन समझ लिए। कंडीशन की कुल मिलाकर के 2 क्लास अपनी हुई। अब जो अगली क्लास होगी उसमें आपका कंजंक्शंस के डाउट पढ़ेंगे, और जैसे ही कंजंक्शन के डाउट कंप्लीट हो जाएंगे, अपना सिर्फ एक टॉपिक बाकी रहेगा, लास्ट टॉपिक आपके कोर्स का, कौन सा, एडवर्ब। और इसी के साथ आपकी पूरी की पूरी ग्रामर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, है ना। आज 75 नंबर क्लास है बेटा, 75 क्लास है ना। कम से कम ये मान के चलिए 4 क्लास के आसपास और क्लास होएगी, है ना, मतलब 5 ही लगा लो आप, 80, है ना। 80 क्लासेस में आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, 14-15 जो भी ग्रामर के होते हैं। फिर अपनी इस कोर्स में चलेगी बेटा वोकैबुलरी, क्या चलेगी, वोकैबुलरी, है ना। तो 80 क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएंगी एडवर्ब के साथ ही, और 80 क्लासेस में आपकी सारी की सारी ग्रामर फिनिश हो जाएगी, है ना। A to Z आपको PDF दी है मैंने, A to Z के आपको मैंने डाउट करवाए हैं, ठीक है, थ्योरी पढ़ाई है। बहुत अच्छा कोर्स है, किसी भी एग्जाम को आप देंगे जिसमें इंग्लिश आती है तो आपकी इंग्लिश के नंबर नहीं कटेंगे बेटा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, सी यू टुमारो।